जब दिव्या भारती को मारा गया षड्यंत्र के तहत, तब इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि वह चमार जाति से थी, शूद्र वर्ण से थी। मैं आज आप लोगों के सामने अपना एजेंडा स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं चाहता क्या हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जैसे चमार जाति ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना करके अपने जीवन को एक संघर्ष में जीवन बनाया और उनके बच्चे कामयाब हुए, मैं ये चाहता हूं कि वाल्मीकि जाति के लोग भी और धानक जाति के जितने भी हमारी बहुजन समाज की जातियां हैं, वो सब के सब बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श, अपना भगवान, अपना सब कुछ माने। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं ने हमें इंसान होने के लिए भी हक नहीं दिया। अगर कोई भगवान हमारा है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। बाबा साहब अम्बेडकर के आने के बाद ही हमें दलितों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले, अच्छे अच्छे घरों में रहने को मिला। अरे आज तुम बिसलरी का पानी पीते हो, तुम्हें तालाबों का पानी नहीं पीने दिया जाता था। आज तुम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों में बैठ के खाना खाते हो, लंबी लंबी मोटरों में चलते हो, बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हो, बहुत ही सुंदर पोशाकें पहनते हो। आज हमारी बहन बेटियां बहुत ही अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहन के घूमती है। ये किसी देवी देवता की देन नहीं है साथियों, ये देन अगर किसी महापुरुष की है तो बाबा साहब अम्बेडकर की है। अगर जीवन आपने जीना है और अपना सार्थक करना है तो उस बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जियो। अरे जिसके स्टैचुओं से भी, जिसके तस्वीरों से आज भी दुश्मन डरता है, आज भी दुश्मन की टांगे लड़खड़ा जाती हैं जब बाबा साहब की उंगली का इशारा वो देखता है। तो साथियों, इस बाबा साहब अम्बेडकर की उंगली का इशारा समझो, जो ये मनुवादी तो समझ रहे हैं लेकिन हमारे लोग नहीं समझ रहे। कुछ हमारे लोगों को छोड़ दिया गया वाल्मीकि जाति में कि इनको धर्म में उलझाए रखो, इनको बाबा साहब अम्बेडकर की जो है फिलोसफी में मत जाने दो, इनको बाबा साहब की विचारधारा मत जाने दो। अगर ये भी जो जातियां बहुजन की जातियां हैं, वाल्मीकि, धानक, खटीक, तेली, तमोली, पासी, नाई, धोबी, ये अगर चमारों की तरह अगर ये अम्बेडकरवादी हो गए तो इस देश का राज, इस देश की शासन पर आज बहुजन समाज का कब्जा होता। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि वाल्मीकि जाति के लोग मेरी बात को समझेंगे और अपने हर घर में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फैलाने का काम करेंगे। Y+ की सिक्योरिटी दी जाती है। अगर यही सिक्योरिटी जो भाजपा के विधायक सेंगर ने एक दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था, अगर उसके घर वालों को मिल जाती तो शायद आज वो लोग जिंदा होते। ये दोगलापन इन्हीं तथाकथित लोगों के राज में हो सकता है जो अपने आप को उच्च जाति का, उच्च वर्ण का समझते हैं। और साथियों, कुछ लोग वाल्मीकि जाति में प्लांट किए गए हैं, वो अपने आप को संत महात्मा बताते हैं और वो भी लिखते हैं कि बाल ठाकरे की जो कमाई थी उसके बेटे ने बर्बाद कर दी। वो कभी वाल्मीकि के घर जलने पर या वाल्मीकि के घर टूटने पर नहीं बोले आज तक। तो ये देश में चल क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा। एक अवैध मकान को थोड़ा सा नुकसान पहुंचने पर पूरे देश की मीडिया ऐसे चिल्ला रही है जैसे किसी कुत्ते की पूंछ पे पैर रख देते हैं और वो काटने को दौड़ता है। ऐसा लगता है कि मीडिया की पूंछ पे पैर रख दिया हो बीएमसी ने। मैं इन्हीं चतुर किस्म के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब इस देश में अगर स्टार की बात की जाए, जब दिव्या भारती को मारा गया षड्यंत्र के तहत, तब इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि वह चमार जाति से थी, शूद्र वर्ण से थी। इसलिए इस देश में न्याय भी जाति के अनुसार मिलता साथियों। दूसरी सबसे बड़ी घटना मैं कहूंगा, रोहित वेमुला, वो मौत भी इन मनुवादियों को नहीं दिखी। वो भी एक सुयोजित तरीके से एकेडमिकली मर्डर था, वो सुसाइड नहीं था। उसमें कोई सीबीआई जांच नहीं साथियों। और कुछ मनुवादी बोल रहे हैं कि बोलने की अभिव्यक्ति है। अरे जब कपिल खान जैसे लोग ईमानदारी से लोगों की सेवा करते हैं
तो उनको जेल में भेजा जाता है। और साथियों, इस देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका दोहरा चरित्र अगर आपको देखना है तो जस्टिस कर्णन और प्रशांत भूषण के मामले में आप लोग देख सकते हो। एक दलित जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 6 महीने की सजा कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर, और एक ब्राह्मण एडवोकेट को 1 रुपये का जुर्माना। तो आप समझ सकते हो कि इस देश में किस तरह की मानसिकता के लोग आज इस लोकतंत्र के चारों पिलरों को पकड़ के खड़े हैं और अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं। साथियों, चाहे न्यायपालिका की बात हो, चाहे कार्यपालिका की बात हो, चाहे विधायिका की बात हो या मीडिया की बात हो, साथियों, आज साहब कांशीराम जी का वो वाक्य मुझे याद आता है कि एक समय आएगा जब मनी माफिया मीडिया आपके सामने खड़ा होगा। साथियों, आज वो समय आ गया। आज इन जो दमनकारी लोग हैं, जो आज सत्ता में हैं, वो लोग मनी माफिया मीडिया का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि आर्यन इसी देश के हैं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं हिटलर की एक किताब पढ़ रहा था। हिटलर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि इतना बुरा समय आया था कि हमारे लोगों को, आर्यों को भारत में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। ये लोग शरणार्थी थे और हम लोग इतने ईमानदार लोग थे, हमारे पूर्वज, उन्होंने इनको शरण दी, लेकिन ये लोग हमेशा इन्होंने विश्वासघात किया और इस देश के संसाधनों पे, साधनों पे, सब पे साथियों कब्जा करने का काम किया। इस देश के संविधान से इन मनुवादियों को इतनी परेशानी क्यों है? इस देश में जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन इनको इससे परेशानी क्यों? क्योंकि साथियों, जब इस देश में मनुस्मृति से देश चलता था तो जो ये तथाकथित स्वर्ण जाति के लोग अपने आप को कहते हैं, ये लोग उस कानून को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते थे, जिसको चाहे जैसी सजा देते थे। और अंग्रेजों का मुझे एक वाक्य याद आता है, आज मैंने वो ट्विटर पे शेयर भी किया था। अंग्रेजों ने ये जो जनेव वाले लोग हैं, इनका जुडिशरी में बंद कर रखा था आना, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग जुडिशल सिस्टम को ईमानदारी से नहीं चला सकते। इनके न्याय में बदलाव की भावना नहीं, इनके न्याय में बदले की भावना होती है। ये लोग जाति के अनुसार देख करके न्याय करते हैं। और आज इस देश की जुडिशरी पे 90% जो कब्जा है वो ब्राह्मणिकल सिस्टम, मनुवादी सिस्टम का साथियों। तो हम लोग किससे न्याय की उम्मीद करेंगे? आज ये जो बात अभिव्यक्ति की जो लोग कर रहे हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, आज क्यों नहीं ये हरामखोर मीडिया में कहूँगा इसको, क्यों नहीं ये दिखाती कि आज देश का कोना कोना बेचने का काम किया जा रहा है। रेलों के ऊपर जब भारतीय रेल लिखा रहता था तो लोगों को फक्र होता था कि रेल बड़ा अच्छा साधन है देश का, लेकिन आज उस पहले रेल का एक पेच भी अगर हम लोग कोई कबाड़ी या कोई चोर बेच देता था तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी साथियों। आज पूरी की पूरी रेल बेच दी और कोई चर्चा नहीं साथियों। कमाल का देश है, कमाल के लोग सत्ता में बैठे। आज बेरोजगारी पे कोई चर्चा करके राजी नहीं है, आज कोरोना पे कोई चर्चा राजी करके नहीं है, आज देश की जीडीपी पे कोई चर्चा करके राजी नहीं है साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, किसी विद्वान ने पूछा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है बाबा साहब, ये बैठ तो नहीं जाएगी? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, उसमें सिर्फ एक ही व्यवस्था होती है, एक ही अर्थव्यवस्था होती है जो संगठित अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन भारत एक अकेला ऐसा देश है जहां पर दो अर्थव्यवस्था है, एक असंगठित अर्थव्यवस्था है और एक संगठित अर्थव्यवस्था। साथियों, जब तक बाबा साहब ने कहा कि जब तक इस देश की असंगठित अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी,
भारत का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, ये जो आज मनुवादियों की सरकार है, ये जो भाजपा की सरकार है, इसने क्या किया? इसने देखा कि देश कितनी बड़ी आर्थिक मंदी आई थी 2008-9 में, उससे भी निकल गया, तो इसको बर्बाद कैसे किया जाए, इस देश के लोगों को हैंड टू माउथ कैसे किया जाए। तो इन्होंने एक प्लान बनाया, जो ये अपने आप को देश के स्वयं सेवक कहते हैं। सरकार इन लोगों की है। इन लोगों ने एक प्लान बनाया देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए। साथियों, सबसे पहला जो देश की असंगठित अर्थव्यवस्था पे हमला था साथियों, वो नोटबंदी का था। नोटबंदी करके इन लोगों ने जो देश की असंगठित अर्थव्यवस्था है उसकी कमर तोड़ने का काम किया साथियों। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रहार असंगठित अर्थव्यवस्था पे किया, वो साथियों जीडीपी गिर गई, बहुत सारा देश गर्त में चला गया। उसका कारण साथियों, ये जो इन लोगों ने कानून बनाया, बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के, एफडीआई, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, कर योजनाएं लगाई जिनका कोई औचित्य नहीं बनता था साथियों। तीसरा जो सबसे बड़ा कमर तोड़ने का, मजदूर का, किसान का, छोटे व्यापारी का जो कमर तोड़ने का काम किया इन लोगों ने साथियों, वो लॉकडाउन बिना सोचे समझे देश में लगा दिया साथियों। 3 ऐसे बड़े काम इन्होंने किए जिससे इस देश का मजदूर, गरीब, किसान बिल्कुल टूट चुका है। आज देश जो है खड्डे में जा चुका है, देश की अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ा चुकी है साथियों। तो साथियों, आप सोच सकते हो कि कैसी अर्थव्यवस्था इन लोगों ने दी साथियों। और साथियों, एक और मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाहता हूं। जो इन लोगों ने कांग्रेस पे इतने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, हाँ मैं मानता हूं कि इस देश का बेड़ा गर्क करने वाली पार्टी जो है वो कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी भी उसकी एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही माँ से पैदा हुए 2 बेटे हैं। भाजपा और कांग्रेस ये दोनों ही सहयोगी दल हैं एक दूसरे के। वो मैं बताता हूं साथियों कैसे है। साथियों, 2013 में एक व्यक्ति आता है और वो देश के लोगों से कहता है कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। साथियों, एक दूसरा आदमी आता है और रामलीला मैदान में एक गांधी जैसी टोपी पहन करके बैठता है और इस घोटाले को देश के लोगों तक ले जाने का काम करता है साथियों। एक तीसरी मोहतरमा आती है, वो भी वहां पर स्टेज साझा करती है साथियों। फिर एक चौथा आदमी आता है साथियों, वो भी इस आंदोलन में जुड़ता है और खूब रोज की रोज पानी पी करके कांग्रेस को कोसता है साथियों। फिर एक 5वां व्यक्ति आता है, वो भी इस भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचाने के लिए रामलीला मैदान में आता है और आंदोलन करता है, और रात को सलवार और सूट पहन करके भागता है रात को 2 बजे। आप समझ गए कि मैं किन की बात कर रहा हूं। एक छठा व्यक्ति आता है, वो इस भ्रष्टाचार को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाता है साथियों। फिर एक 7वां व्यक्ति आता है साथियों, वो इन 6 के 6 लोगों की मेहनत को कंपाइल करता है और देश के लोगों के बीच में जाता है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मांगता है। तो साथियों, उस बात को 7 साल हो गए और 7 साल के बाद उस घोटाले का फैसला आता है साथियों। और जितने भी उसमें आरोपी थे, उस समय के प्रधानमंत्री भी उसमें आरोपी थे, उन सब लोगों को बरी कर दिया जाता है साथियों। तो ये था क्या? बरी तो उनको करना ही था। इस देश में जेल में तो लालू जैसे लोग, ओम प्रकाश चौटाला जैसे लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वही जाएंगे, और जो ये स्वर्ण जाति के लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, ये जेल नहीं जाएंगे कितना बड़ा भी घोटाला कर ले साथियों। तो साथियों, ये जो 7वां आदमी था जिसने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मांगी, मैं बताता हूं अब आपको। जब ये सारे लोग बरी हो गए तो अब किसको क्या मिला ये देखो। जो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने कहा था 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है जी, उसको सभी बैंकों का डायरेक्टर बना दिया जाता उस बोर्ड का, और खूब मलाई चाटता साथियों। दूसरा आदमी जो अन्ना हजारे रामलीला मैदान में इस भ्रष्टाचार को लोगों के सामने लाया था और लोगों को बताया था प्लस सुरक्षा और जीने के सभी साधन मुहैया करवा दिए जाते हैं साथियों। तीसरी मोहतरमा पांडिचेरी की
तीसरी मोहतरमा पांडिचेरी की राज्यपाल बना दी जाती साथियों। चौथा आदमी लालाजी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता साथियों। पांचवा आदमी इस देश का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता साथियों। छठा आदमी सांसद बन जाता सुब्रमण्यम स्वामी साथियों। और जो सातवां आदमी था साथियों, उसके हिस्से में आती है प्रधानमंत्री की कुर्सी। और उसके बाद क्या हुआ, 7 साल में इस देश को वहां पर ले जाकर के खड़ा कर दिया जहां से ये देश शुरू हुआ था। मुझे नहीं लगता कि ये देश 10-20 साल में उठ पाएगा साथियों। इस देश को बर्बाद करने का श्रेय अगर किसी को जाता है, आज की मौजूदा सरकार को जाता है। तो ये जो पूरी स्क्रिप्ट थी, ये मैंने आप लोगों को बताई, पूरी चाल, पूरी इनकी जो भी साजिश थी वो आप लोगों को बताई साथियों। तो साथियों, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, आप इनकी चालों को समझें। ये लोग आज भी इस सोशल मीडिया पर या फिर टेलीविजन पर ये नाचने गाने वालों का ड्रामा दिखा करके बिहार के चुनाव में चुपचाप जीतना चाहते हैं। और जो भी लोग बिहार के मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, कसम खा लो, किसी भी ब्राह्मण बनिए ठाकुर की मनुवादियों की पार्टी को वोट नहीं करोगे। अगर कोई बहुजन समाज की पार्टी भी इनसे गठबंधन करती है तो भी उसे वोट नहीं करोगे। और एक और आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जीवन में अगर किसी ने भी जय भीम कहा है और बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो, तो इस पाखंडवाद से बाहर निकलो। इन पाखंडियों को दिखा दो कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद हैं। और आप लोग बड़े ही सुलझे हुए सूझवान लोग हैं। वाल्मीकि जाति के लोगों से मैं स्पेशली कहता हूं कि दिल्ली में बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग हैं। दूसरी बड़ी संख्या चमार जाति की है, तीसरी बड़ी संख्या मुसलमानों की है। अगर आप लोग इकट्ठे हो जाओ तो हमें किसी भी लाले बनिए की इनकी दुकान की जरूरत नहीं है। आप अपनी सरकार बना सकते हो, अपने लोगों को सत्ता में ला सकते हो और अपने लिए अपने आप फैसले कर सकते हो। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।